हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। हम आज बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की यूनिट थर्ड कर रहे हैं। उससे पहले हमने पेपर सेकंड की 2 यूनिट्स करी थी। एक तो वेक्टर वाली जिसमें हमने ग्रेडियंट, गॉस डाइवर्जेंस, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम करी थी, और दूसरी हमने उसमें इलास्टिसिटी वाली करी थी। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट और बेंडिंग ऑफ अ बीम, ये सारे टॉपिक्स पढ़े थे। तो वो दोनों यूनिट्स कंप्लीट थी। आज उसी वाले पेपर सेकंड की थर्ड यूनिट कर रहे हैं, जिसका नाम है यूनिट थर्ड का प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, तरलों के गुण। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें, मैटर जो है वो 2 टाइप का होता है। मैटर को मैं क्या लिख सकती हूँ, द्रव्य। द्रव्य जो है वो 2 टाइप का होता है बेसिकली। देखो क्या, सबसे पहली बात आपको ये बताना चाहिए कि फ्लूइड होता क्या है। फ्लूइड्स यानी कि तरल। तरल को जो है वो है क्या, बेसिकली 2 टाइप के होते हैं मैटर। ठीक है, मैटर के 2 टाइप कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सॉलिड यानी कि ठोस, और एक होता है फ्लूइड यानी कि तरल। तो देखो, सॉलिड क्या है, एक ऐसे मटेरियल्स, ऐसे पदार्थ जिनकी क्या हो, रिजिडिटी बहुत ज्यादा हो। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, दृढ़ता। ये तो आपको पता है कि सॉलिड जो है, अगर हम आइडियल केस माने तो सॉलिड इतने दृढ़ होते हैं कि उसके ऊपर आप कोई हल्का फोर्स लगाओगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब उनकी रिजिडिटी क्या है, बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, सॉलिड। या फिर क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में कुछ फिक्स डिस्टेंस से ही कनेक्टेड होते हैं। अगर मैं फ्लूइड देखूँ तो उनकी रिजिडिटी जो है वो थोड़ी सी कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है, वो दृढ़ नहीं होती है। और फ्लूइड्स को अगर हम बेसिक देखें तो वो क्या है, जिनमें बहने का गुण हो। तरल क्या होता है, जिनमें बहने का गुण हो, यानी कि जो फ्लो कर सके, उनको ही बोलेंगे लिक्विड्स। सॉरी, उनको क्या बोलेंगे, फ्लूइड, तरल। ठीक है, दूसरी चीज देखिए तो इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, वो इनकी कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड्स की थोड़ी कम। सॉलिड्स को दबाया नहीं जा सकता। अगर हम आइडियल बात करें तो सॉलिड देखो कितने रिजिड है, वो बहुत ज्यादा दृढ़ है, बहुत ज्यादा कठोर है। तो उनको हम क्या, कंप्रेसिबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं संपीड़ितता। तो उनको हम क्या कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वैसे ही फ्लूइड्स को भी कंप्रेस जो है वो करा जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। फ्लूइड्स में दोनों होते हैं। देखो, फ्लूइड्स जो है वो बेसिकली क्या होता है, फ्लूइड्स 2 टाइप के होते हैं। अगर हम नॉर्मल देखें तो एक तो होता है लिक्विड, एक होता है गैस। देखो, लिक्विड्स में भी बहने का गुण है, और गैस देखिए तो वो भी फ्लो करती है। जितना बड़ा वेसल होगा उतना ही वो प्लेस, उतना ही वो वॉल्यूम जो है, आयतन है, उसको घेर लेगी, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो नॉर्मली हम इन फ्लूइड्स को पढ़ रहे हैं, यानी कि हम किसको पढ़ेंगे, लिक्विड और गैस को। तो फ्लूइड्स देखो जो क्या होते हैं, फ्लूइड्स 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है लिक्विड और एक होता है गैस। तो देखो, लिक्विड को मैं देखूँ, अगर मैं फ्लूइड में लिक्विड को देख रही हूँ, यानी कि सिर्फ पानी को देख रही हूँ, द्रव को देख रही हूँ, एक क्या होता है, गैस। तो देखो, लिक्विड की अगर मैं कंप्रेसिबिलिटी देखूँ, संपीड़ितता देखूँ, वो क्या होगी, बहुत कम होगी या फिर नेग्लिजिबल होगी। कैसे नेग्लिजिबल होगी, देखो मैंने ये मान लो कोई वेसल ले लिया, इसके अंदर मैंने मान लो पानी भर दिया। अब पानी को आपने 1 गिलास डालना है। अब 1 गिलास पानी इसके सिर्फ यहाँ तक ही आएगा। तो ऐसा तो नहीं है, इसके ऊपर आप पिस्टन से और प्रेशर लगाओगे तो ये इतना पानी जो है वो इतनी से प्लेस में उतना ही पानी आ जाएगा। वैसे ही टूटा, इतने से प्लेस में, यानी कि 1 मिनट आपने पहले यहाँ पे पानी भर दिया। फिर ऐसा तो नहीं है, पिस्टन को कंप्रेस करोगे तो पानी उतना ही पानी इतने से वॉल्यूम में आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। तो इसका मतलब इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, नेग्लिजिबल बोल सकते हो, कि लिक्विड जो है उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लिक्विड और गैस है क्या, फ्लूइड्स के टाइप है, द्रव तरल के प्रकार है ये दोनों। एक लिक्विड होता है, एक गैस होता है। दूसरे टाइप में अगर मैं गैस देखूँ तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। यहाँ पे मिनिमम लिख दो, मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी होती है। अब किसी में मैं मान लूँ कि ये गैस के पार्टिकल्स हैं, पानी नहीं, मैंने वेसल वही रखा, बस ये गैस के पार्टिकल। तो आप इसको कंप्रेस करोगे तो वो पार्टिकल्स कितने से प्लेस पे भी आ जाएंगे। अगर और कंप्रेस करोगे तो थोड़े से और कम पे भी आ जाएंगे। यानी कि इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, जबकि ये जो लिक्विड्स है उनको कंप्रेस नहीं करा जा सकता। ठीक है, तो दूसरी चीज देखूँ मैं, तो वो देखो क्या होता है, इनकी जो डेंसिटी होती है, यानी कि घनत्व जो होता है वो कैसा होता है, चेंज नहीं होता।
नॉट चेंजेबल, जबकि इनकी डेंसिटी क्या है, चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है, इसी एग्जांपल से कर सकते हो। इस वाले मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला जो यहाँ पर आ गया, यहाँ तक। अब इसने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना था, जितना पानी ने वॉल्यूम लेना था, उतना वो ले चुके हैं। उसके बाद आप इसके ऊपर पिस्टन से या बाहर से कितना भी फोर्स लगा के इसको कंप्रेस करो, ऐसा तो नहीं है ये कंप्रेस होकर के उतना ही पानी कम वॉल्यूम में आ जाएगा, नहीं आएगा। तो डेंसिटी डी क्या होता है, मास ओवर में वॉल्यूम। अब वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है और मास तो पानी का है ही उतना का उतना, तो मतलब एम और वी दोनों चेंज नहीं हो रहे, मतलब डेंसिटी जो है वो चेंज नहीं होती। अगर दूसरी बात मैं इसमें देखूं तो इसमें चेंज कैसे होगी, इस वेसल के अंदर गैस भरी हुई है, इस गैस के ऊपर आप पिस्टन से प्रेशर लगाओगे तो वो पिस्टन जो है नीचे की ओर आ जाएगा। तो वॉल्यूम जो है, पहले तो उसने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा था, अब इतने से वॉल्यूम में आएगी, तो मतलब डेंसिटी जो है इनकी चेंज हो जाती है। ठीक है, तीसरी चीज इसमें देखिए, हाँ इनमें क्या है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है, श्यानता। श्यानता को हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी श्यानता होता क्या है, तो देखो लिक्विड्स हैं वो फ्लो कर रहे हैं। अब लिक्विड में लेयर्स होंगी तो इन हर एक लेयर में क्या है, एक फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है, तो उसी फ्रिक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं, श्यानता। श्यानता आपको वैसे भी क्लियर होगा कि तो देखो ये जो लिक्विड्स हैं इनमें विस्कोसिटी श्यानता जो है वो मैक्सिमम पाई जाती है, जबकि जो गैस है इनमें मिनिमम होती है, क्योंकि गैस जो है वो फ्रीली मूव कर सकती है, जबकि जो लिक्विड है उनके बीच में विस्कोसिटी पाई जाती है। शहद ले लो, है लिक्विड लेकिन उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, वो उसमें जो अगर आप मूवमेंट कराओगे तो वो बहुत ही कम मूव होती है, क्यों, क्योंकि उसमें विस्कस फोर्स है। अगर चौथी चीज़ देखिए, हम फ्लूइड्स को पढ़ रहे हैं इसीलिए लिक्विड और गैस इनके बारे में मैंने थोड़ा ज़्यादा बताया, क्योंकि ये दोनों फ्लूइड्स के टाइप हैं। चौथी चीज़ देखिए तो वो इसमें क्या आती है, वॉल्यूम जो है कवर्ड वॉल्यूम लिख देती हूँ, या मैं वॉल्यूम ही लिख देती हूँ। वॉल्यूम जो है वो मिनिमम वॉल्यूम कवर करता है, मतलब कि इस वाले मान लो वेसल के अंदर आपने 1 गिलास पानी डाला तो 1 गिलास पानी जितने वॉल्यूम में आया उतने नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं काम कर रहा तो वो पानी उछल उछल के ऊपर तक पहुंच जाएगा, जितना उसने मिनिमम वॉल्यूम कवर करना है उतना ही करेगी लिक्विड। सिमिलरली मैं गैस में देखूं तो वो क्या करेगी, मैक्सिमम वॉल्यूम कवर करेगी। मैक्सिमम कैसे करेगी, वेसल बड़ा होगा, गैस थोड़ी होगी, तो मॉलिक्यूल्स जो है उतने ही ऊपर तक चले जाएंगे। तो ये बेसिक ऑफ फ्लूइड्स था। तो ये चीज़ें जो आपको नॉर्मल है ये सब कुछ पता होंगी। तो अभी हम इसका टॉपिक करते हैं। टॉपिक का नाम है, हमारे फर्स्ट टॉपिक का जो नाम है वो है स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, धारा रेखीय। धारा रेखीय व विशुद्ध, ये होगा प्रवाह, ये नॉर्मल चीज है, ये आपको पता हो। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है, इस टाइप से मान लो कोई हमारे पास कोई, ये मान लो कोई हमारे पास एक फ्लो ट्यूब है, ट्यूब ऑफ फ्लो है, यानी कि प्रवाह नलिका है, जिसके अंदर क्या है, कोई भी लिक्विड या फिर कोई भी फ्लूइड, लिक्विड को मैं फ्लूइड बोल सकती हूँ, कोई भी फ्लूइड क्या है वो फ्लो कर रहा है। अब धारा रेखीय प्रवाह और विशुद्ध प्रवाह आपने पढ़ रखे हैं। ये क्या होता है कि मान लो कोई भी यहाँ पे कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, वो इस तरीके से फ्लो करे कि हर एक मॉलिक्यूल जो है वो उसी पाथ को कवर करे, उसी पथ पे ट्रैवल करे या उसी पथ पे जाए जिससे कोई पहले इस लिक्विड का पथ गुजरा हो। मतलब क्या है कि ये जो ट्यूब है इसके अंदर कोई पानी जा रहा है तो हर एक मॉलिक्यूल उसी पाथ में, मान लो इस वाली एक्सिस के लोग, ये क्या, ये जो पात्र है इसकी ये जो दीवार है इस ट्यूब की, इस दीवार के पैरेलल फ्लो होता है, यानी कि एक टाइप से स्ट्रीम लाइन, मतलब एक लाइन फिक्स लाइन में जा रहा है। धारा रेखीय मतलब हर एक जो धारा होगी, हर एक जो स्ट्रीम होगी लिक्विड की या फ्लूइड की, वो कैसे इसके पैरेलल जाएगी। और एक मॉलिक्यूल मान लो यहाँ से गुजरा है तो पानी अंदर से आ रहा है, कोई लिक्विड और आ रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल भी इधर से ही जाएगा, तीसरा भी यहीं से जाएगा। मतलब इस तरीके से फ्लो हो रहा है कि वो इस वॉल्यूम के या इस वेसल की वॉल्स के पैरेलल में हो। ठीक है, अब देखो फ्लो कराने के लिए कोई ना कोई वेलोसिटी चाहिए। अगर देखो वेलोसिटी जो है इसमें क्या है, एक फिक्स वेलोसिटी होती है जिसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। अब क्रिटिकल टर्म आपको पता होगा कि किस लिए यूज करी जाती है, हिंदी में बोलते हैं क्रांतिक वेग। तो
तो देखो क्रांतिक वेग क्या है, एक ऐसा फिक्स वेलोसिटी है जिससे अगर कम वेलोसिटी हुई, यानी कि जिससे अगर वेग कम होता है तो उस टाइम में तो धारा रेखीय प्रवाह होगा, लेकिन अगर वेग ज़्यादा हो जाएगा तो विषुब्ध रेखीय प्रवाह होगा। अब इसको आप नॉर्मली समझ सकते हो, आपने घर में पाइप देखी है, अगर कम प्रेशर से पानी आ रहा है तो वो क्या है, अगर मान लो देखो आपने आगे इसके आगे आपने फिंगर रख दी तो पानी पे प्रेशर लगता है, एक टाइप से फोर्स लग रहा है, तो उससे जो पानी होता है ना वो बहुत फास्टली बाहर आएगा, यानी कि उसका फ्लो जो होगा वो कैसा हो जाता है, विषुब्ध या टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। इसको आप नॉर्मल समझ सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, एक ऐसा निश्चित दाब जिसको निश्चित वेग जिसको क्रांतिक वेग बोलते हैं, उससे अगर वॉल्यूम वेलोसिटी कम होगी तब तो फ्लो कैसा होगा, धारा रेखीय, मतलब इस बाउल के पैरेलल में फ्लो करेगा, और यानी कि द्रव का हर एक पार्टिकल उसी पथ पे ट्रैवल करेगा जिससे कोई पहले वाला कोई पार्टिकल ट्रैवल कर चुके। इसी के अपोजिट अगर मैं टर्बुलेंट फ्लो देखूं तो मान लो इस टाइप से कोई वेसल है, अब इसमें वेलोसिटी जो है ज़्यादा है, आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स भी है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो वो बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन करते हैं। वैसे ही अगर मैं फ्लूइड देखूं, लिक्विड देखूं, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो वो क्या रैंडम फ्लो करेंगे और इसके अंदर क्या एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगी, यानी कि एक फिक्स लाइन में ही फ्लो नहीं होगा, कैसे भी फ्लो हो सकता है, तो उस फ्लो को क्या बोलते हैं, विषुब्ध प्रवाह। ये दोनों टर्म्स बेसिक है, ये आपने आई थिंक 11th में पढ़ भी होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, वो क्या, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इसको हिंदी में बोलते हैं सातत्य समीकरण, हिंदी में इसको बोलते हैं सातत्य समीकरण। तो देखो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी या फिर सातत्य समीकरण क्या होती है, देखो मैंने क्या मान लिया कि इस टाइप से कोई ट्यूब है जिसके अंदर क्या, मान लो ट्यूब को हम क्या बोलेंगे, फ्लो ट्यूब या ट्यूब ऑफ फ्लो, जिसके अंदर क्या पानी या फिर लिक्विड जो है, या जो फ्लूइड हम पढ़ रहे हैं तो फ्लूइड क्या फ्लो कर रहा है, प्रवाह नलिका हिंदी में बोलते हैं, जिससे कोई पानी प्रवाह करे जा रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया कि इसका एक सिरा तो P है, दूसरा क्या है Q। देखो अभी मैंने क्या कंसीडर किया कि पाइप कुछ इस टाइप की है कि एक का तो ये क्या होता है, अगर हम कुछ सिलेंडर टाइप बात कर रहे हैं तो एरिया को हम क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सप्रेसिव टर्म अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसका और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अलग होगा, तो मैंने P वाले का मान लिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है और Q वाले का मान लिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है। और इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, जो तरल प्रवाह हो रहा है उसका मैंने मान लिया कि डेंसिटी जो है वो कितनी है, चलो अलग अलग ले लेंगे। देखो अभी क्या अलग अलग लेने का रीजन बताऊँ, अभी मैंने क्या मान लिया कि यहाँ से कोई पानी आता है, कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मैंने ये फ्लूइड को फ्लो को दिखा, तो जो पार्टिकल A से आ रहे हैं यानी कि इस P सिरे से आ रहे हैं उसकी वेलोसिटी मैंने मान ली v1 और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैंने मान ली v2। धारा रेखीय प्रवाह चाहे विशुद्ध रेखीय प्रवाह, दोनों में पार्टिकल्स की वेलोसिटी, द्रव के अणुओं का वेग अलग अलग हो सकता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो ये जो होती है ना, ये फ्लो ट्यूब, ये क्या होती है, एक ऐसी ट्यूब होती है जिससे ना तो पानी बाहर निकल रहा है और ना ही अंदर से यहाँ कहीं से पानी अंदर आ रहा है, बस एक सिरे से जहाँ पे आया उतना ही आ रहा है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या है, अगर आपने बेसिकली भी देखे हैं कि किसी मोटी वाली पाइप से पानी यहाँ से उसको पास करवाओगे तो उसकी वेलोसिटी कम पानी से मतलब कम वेलोसिटी में भी पास हो जाएगा, लेकिन अगर ये सिरा जो है ये छोटा हो रहा है तो इसका मतलब पानी तो उतना ही है बाहर निकलने के लिए, तो बाहर निकलने के लिए क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी चेंज कर दी। ठीक है, तो देखो मैंने क्या मान लिया कि P वाले सिरे पे डेल्टा T टाइम में डेल्टा T1 ले लेती हूँ क्योंकि टाइम चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे मैं डेल्टा T2 ले लूँगी। तो मैंने क्या मान लिया कि डेल्टा T को स्पेसिफिक टाइम पीरियड ही लेती, मैंने क्या मान लिया इस डेल्टा T1 डेल्टा T2 में कंफ्यूज मत होना, इसको बाद में मन नहीं करना, यूनिट लेंगे। तो मैंने मान लिया कि डेल्टा T टाइम में v1 वेलोसिटी से जितने पार्टिकल आ रहे हैं उन्होंने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी। आपको पता है वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ओवर में टाइम, वेग क्या होता है, दूरी बटा समय। तो मैंने वहां से डिस्टेंस निकाल लिया, यानी कि P1 सिरे से
डेल्टा टी टाइम में v1 वेग वाले पार्टिकल कितनी दूरी ट्रेवल करेंगे, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है, कंटिन्यूटी इक्वेशन सातत्य समीकरण में हमें क्या प्रूफ करना है वो चीज़ देखते हैं। तो अगर मैं इसका मास निकालूं, p सिरे से जितना लिक्विड आ रहा है उसका मैं मास देखूं, जितना लिक्विड या फिर तरल या फिर फ्लूइड आ रहा है उसका मैं द्रव्यमान देखूं, तो मुझे पता है कि डेंसिटी, मैंने रो ले ली, डेंसिटी रो जो है घनत्व वो किसके इक्वल होता है, द्रव्यमान बटा में आई, इसके इक्वल होता है। तो मुझे पता है कि मैं अगर द्रव्यमान निकालूं जो p सिरे से जितना लिक्विड अंदर आ रहा है वो कितना होगा, रो इनटू वॉल्यूम v। अब देखो मैंने क्या अज्यूम कर लिया, यहाँ पे अलग मास के पार्टिकल आ रहे हैं, मुझे नहीं पता फिलहाल कि जितना पानी इसके अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आएगा या नहीं आएगा। तो इसके लिए मैंने मान लिया कि p सिरे पे तो रो1 है डेंसिटी और q सिरे पे रो2 है। तो देखो यहाँ से मैं क्या मान सकती हूँ, m जितना पानी एंटर कर रहा है, पानी मैंने बोल दिया है वो लिक्विड या फिर फ्लूइड, उसकी वेलोसिटी, उसका डेंसिटी कितना है, रो1। तो मैं मास देखूँ तो रो1 इंटू वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकती हूँ, आयतन को मैं क्या लिख सकती हूँ, एरिया इंटू कोई डिस्टेंस लिख सकती हूँ, एरिया इंटू कोई डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, रो इंटू एरिया, मेरे को पता है मैंने p सिरे से जो एंटर कर रहा है p का क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया a1 है। तो डिस्टेंस मुझे पता है, मैंने अभी फाइंड करी है कि डेल्टा t टाइम पे a सिरे से v1 वेग वाले पार्टिकल जब एंटर कर रहे हैं तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, v1 इंटू डेल्टा t। सिमिलरली मैं q2 से बाहर निकलने वाला देखूँ तो मैंने डेंसिटी मान ली रो2, एरिया मेरे पास है a2। अब डेल्टा टी टाइम में ही पार्टिकल बाहर आएंगे, मैं किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ, तो वेलोसिटी v2 होने से q सिरे से जितना पानी बाहर निकल रहा है, जितना फ्लूइड बाहर निकल रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो देखो अब मुझे पता है कि ये जो ट्यूब है वो कैसी है, जिसके अंदर जितना पानी एंटर कर रहा है, जितना लिक्विड या जितना तरल इसमें एंटर कर रहा है उतना ही फ्लूइड इसमें बाहर निकलेगा। अब मैं क्या मान लेती हूँ, आपने यूनिट फर्स्ट में फ्लक्स पढ़ा हुआ है, फ्लक्स क्या था अगर आपको ध्यान हो तो इस टाइप से मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि किसी पानी के फ्लो में इस तरीके से पैरेलल में नहीं, फ्लो के परपेंडिकुलर कोई मैंने यहाँ पे कोई एक लेयर या फिर ऐसे सरफेस लगा दी जिसके अंदर से यहाँ से पानी फ्लो कर सकते हैं। तो पर सेकंड में जितना पानी फ्लो करता है या जितना लिक्विड निकल पाता है उसको फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैं क्या मान रही हूँ, पर सेकंड में होता है, तो मैंने मान लिया कि पर सेकंड में जितना फ्लक्स इसमें p सिरे से एंटर करेगा पर सेकंड, यानी कि टाइम कितना हो गया, मैंने 1 सेकंड लिख दिया दोनों में, तो वो कितना हो जाएगा, रो1 a1 v1, और सेकंड सिरे पे कितना हो जाएगा, q से जितना बाहर निकल रहा है वो क्या हो जाएगा, रो2 a2 v2, ये हो जाएगा। अब इस ट्यूब में ना तो पानी कहीं से और एंटर कर रहा है, बस यहीं से एंटर करेगा, ना ही पानी कहीं और से बाहर निकल रहा है, यहीं से ही सिर्फ q सिरे से बाहर निकलेगा। इसका मतलब जितना फ्लूइड इसके अंदर एंटर हुआ उतना फ्लूइड आउट भी होगा, उतना फ्लूइड बाहर भी आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला मास है तो ये मास ही था, द्रव्यमान था, तो जितना द्रव्यमान इसके अंदर पानी का आ रहा है, लिक्विड का आ रहा है, उतना ही द्रव्यमान बाहर निकलेगा। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, रो a1 v1 किसके इक्वल हो जाएगा, रो a2 v2 के। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, रो ए वी कैसा है, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको ही बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, सातत्य समीकरण, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सातत्य समीकरण। अब मैंने रो1 रो2 लिया था, अगर मैं ऐसा मान लूँ, देखो रो है क्या, मास ओवर में वॉल्यूम है। अगर मैंने मान लिया कि जो मैंने लिक्विड भरा है वो कैसा है, असंपीड्य है, असंपीड्य मतलब कंप्रेस उसको नहीं किया जा सकता। अगर उसको कंप्रेस करना मतलब कि इस तरीके से प्रेशर लगा करके वॉल्यूम को डिक्रीज करना है, इस टाइप से प्रेशर लगा के, तो असंपीड्य होने का मतलब क्या है, वॉल्यूम जो है उसका चेंज नहीं किया जा सकता। अगर वॉल्यूम नहीं चेंज किया जा सकता तो इसका मतलब रो जो होगा असंपीड्य लिक्विड के लिए कांस्टेंट होगा। अगर मैंने ऐसा लिक्विड भरा है जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता तो उसके लिए रो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, रो1 और रो2 कैसे हो जाएंगे, किसी रो के इक्वल हो जाएंगे, ऐसा मैं मान सकती हूँ। तो इस इक्वेशन से मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, a2 v2 किसके इक्वल हो जाएंगे, a1 v1, या फिर av कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। बस आपको इतना ही नेसेसरी है, वो रो1 रो2 मैंने अलग लिया था इसीलिए मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये जो है ये हमारी क्या, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन मैंने सिंपल यूज किया और ये आपने पहले कर भी रखी है।
11th क्लास में। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, वो उसका नाम है आयलर्स इक्वेशन, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूलर्स इक्वेशन। यूलर्स इक्वेशन या आयलर इक्वेशन क्या एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके पास, आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आयलर इक्वेशन को प्रूफ करो, या फिर इसका जो एंड रिजल्ट आता है वो लिखा आता है कि प्रूफ दैट, इस वाले ये जो रिलेशन है इसको प्रूफ करो, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में डायरेक्ट भी आया हुआ है काफ़ी बार। तो देखो आयलर इक्वेशन थी क्या। अब देखो आयलर साइंटिस्ट है, उसने अपनी इक्वेशन दी थी आयलर्स इक्वेशन। तो ये इक्वेशन दी थी, इसका रीज़न क्या था कि देखो कोई भी लिक्विड है या फिर कोई भी फ्लूइड है या लिक्विड है, वो फ्लो कर रहा है। जब वो फ्लो करता है तो किसी भी टाइम पे, अब देखो ये जो मान लो इसके अंदर ये कोई ट्यूब है, इसके अंदर पानी भरा, ये फ्लो कर रहा है, यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से एंटर करेगा। तो जैसे ही ये फ्लो करेगा, अब ये जो फ्लूइड है, ये जो लिक्विड है, ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ एक ही पार्टिकल से मिलकर बना है, यानी कि ये बहुत ऐसा तो नहीं है ना। इसका मतलब ये क्या है, बहुकणीय निकाला है, मतलब मल्टीपल पार्टिकल्स है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब अगर मुझे इस लिक्विड के फ्लो को पढ़ना है तो मुझे क्या करना है, किसी भी टाइम पे किसी पार्टिकल की पोजीशन और उसकी मोशन दोनों को पढ़ना पड़ेगा। यानी कि अगर मुझे इसके फ्लो को पढ़ना है, इसके फ्लो की मोशन पढ़ना है, इसके बारे में स्टडी करनी है, तो मुझे हर एक पार्टिकल की किसी स्पेसिफिक टाइम पे मोशन और उसके फ्लो को पढ़ना पड़ेगा, जो कि क्रिटिकल प्रोसेस है। क्योंकि किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे कोई पार्टिकल यहाँ है तो थोड़े टाइम के बाद वो यहाँ भी जाएगा, तो इतना फास्ट प्रोसेस है, इसको पढ़ना मुश्किल है। इसके कारण आयलर ने अपनी एक इक्वेशन दी थी। इसने क्या किया, इस टाइम को ना लेकर के, यानी कि पोजीशन, किसी टाइम पे उसकी पोजीशन और मोशन को ना कंसीडर करके, स्थिति और गति को ना देख करके, उसने क्या कर दिया, रो और वेलोसिटी यानी कि घनत्व और वेलोसिटी पे स्टडी करी, और इसके बाद से मोशन ऑफ मतलब फ्लूइड्स था, उनकी मोशन को पढ़ना इजी हो जाता। तो इसने बेसिकली सिर्फ और सिर्फ रो और वी का यूज किया था। तो इसको पढ़ते हैं आयलर इक्वेशन है क्या। तो देखो आयलर इक्वेशन क्या, आयलर ने क्या कर दिया, मान लो कि उसने एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक फ्लो पाइप रख दी, इसके अंदर क्या लिक्विड फ्लो हो रहा है, लिक्विड भी कैसा है, एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, मान लो यूं इसके अंदर ये लिक्विड पड़ा है, और उस लिक्विड की डेंसिटी या जो तरल है उसकी डेंसिटी मैंने मान ली रो, ठीक है। इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मैंने मान लिया ए। अब पाइप सेम है तो यहाँ पे भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए ही होगा, तो A1 A2 कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो इसको स्टडी करने के लिए उसने क्या कर लिया, उसने यहाँ पे कोई एक और dx अल्पांश की एक लेयर को, पानी जो है उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, आपको पता है, अगर आप पानी को गर्म करने का फिनोमिना आपने पढ़ा है तो उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या होता है, जो सरफेस हीट के कॉन्टैक्ट में आ रही है वो वाली लेयर पहले गर्म होगी, फिर वो ऊपर चली जाएगी, नीचे ठंडी वाली, ऊपर वाली ठंडी जो है वो हल्की लेयर और एक आगे नीचे आएगी, मतलब ये लेयर्स में होता है। तो देखो मैंने क्या कर लिया, इसमें कोई एक अल्पांश या फिर एक लेयर कंसीडर कर ली, जिसकी मैंने लंबाई मान ली dx। अगर इसकी लंबाई dx है तो वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, a dx। और अगर ये क्या है, इस वाले अल्पांश का आयतन है, अगर मैं इस वाले अल्पांश का मास देखूं तो वो कितना हो जाएगा, रो इंटू a dx। इस चीज़ को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि रो क्या है, मास ओवर में वेलोसिटी, तो मैंने रो a dx लिख दिया। अब देखो पानी जो है वो फ्लो हो रहा है, उसका रीज़न क्या होता है, किसी भी लिक्विड के फ्लो करने की या मूवमेंट करने का रीज़न क्या होता है, प्रेशर का डिफरेंस ऑफ प्रेशर। अगर देखो इस वाले पाइप में यहाँ पे प्रेशर यानी कि फोर्स, प्रेशर दाब क्या होता है, पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे उस लिक्विड पे कोई फोर्स लग रहा है ये इस डायरेक्शन पे, तभी वो आगे जा रहा है। सिमिलरली इधर भी उसके ऊपर कोई फोर्स काम करता है। अगर इन दोनों फोर्सेस, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, या मैं बोल सकती हूँ कि इस साइड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है और माइनस की एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, वो दोनों अगर सेम हो, मतलब प्रेशर सेम काम कर रहा है, तो जो लिक्विड का फ्लो है वो नहीं होगा। अगर प्रेशर का डिफरेंस होगा तभी लिक्विड फ्लो होगा। ये तो एक नॉर्मल बेसिक बात है कि अगर प्रेशर का डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ ना कुछ बाहर से फोर्स काम कर रहा है, तभी उसके ऊपर क्या है, उसका फ्लो पॉसिबल होगा। तो मैंने मान लिया कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो P प्रेशर काम कर रहा है, और माइनस के एक्स डायरेक्शन में मैंने मान लिया P डैश प्रेशर काम कर रहा है, ठीक है। ये मैंने प्रेशर माना है। अब देखो मुझे क्या निकालना है इस इक्वेशन को निकालने के लिए,
अब देखो मैं क्या निकाल रही हूँ, ये जो आयतन अल्पांश है मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग रखी हुई है, तो मैं इसके ऊपर फोर्स देखूँ तो मुझे पता है फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो मैंने डी क्यों लिया क्योंकि इस एलिमेंट की बात कर रही हूँ, और एक्स क्यों लिया, एक्स एक्स के अलोंग पड़े। तो फोर्स मुझे पता है वो क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया आ जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया फोर्स होगा। तो प्रेशर मुझे पता है कितना लग रहा है। अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण माइनस पी डैश लगेगा माइनस एक्स डायरेक्शन में, और प्लस एक्स डायरेक्शन में कितना लगेगा, पी इंटू एरिया ए। अब फाइनल माइनस इनिशिएट करने के लिए मैं इसको ये लिख सकती हूँ, मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस का डी पी एक्स इंटू एरिया ए लिख सकती हूँ। डी पी एक्स, डीपी क्या शो कर रहा है, प्रेशर में चेंज, और पैरों में एक्स क्या शो कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। इतनी चीज ध्यान रखना कि फ्लो तभी पॉसिबल है जब प्रेशर में डिफरेंस आएगा, अगर प्रेशर में चेंज नहीं आएगा तो फ्लो पॉसिबल नहीं है। इस चीज को मैं एक बार क्लियर करूँ तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, डी एफ एक्स क्या है, माइनस का डी पी इंटू ए। अब मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में डी एक्स का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से मेरे पास क्या बना, डी एफ एक्स की मेरे पास एक वैल्यू आई, वो क्या, माइनस का डी पी ओवर में डी एक्स इंटू ए डॉट डी एक्स। अब ये ए डॉट डी एक्स किसका काम करेगा, वॉल्यूम का काम करेगा। तो मैं क्या कर देती हूँ, डी एफ एक्स ये एफ है ओवर में ए डॉट डी एक्स, इसको क्या लिख सकती हूँ, माइनस डी पी ओवर में डी एक्स। ये नेगेटिव साइन प्रेशर के साथ क्या शो कर रहा है कि डिस्टेंस के साथ प्रेशर जो है वो घट रहा है। माइनस साइन कमी को शो करता है, तो वो क्या शो करता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे प्रेशर घट रहा है, और प्रेशर कम होगा तो स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। माइनस साइन है इसीलिए उसको मैंने बताया। अब देखो ये क्या है, अब ए इंटू डी एक्स क्या वॉल्यूम है, तो इसका मतलब ये प्रेशर है और ये क्या वॉल्यूम, ये पी प्रेशर है। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ कि पर यूनिट एरिया में एफ क्या था, फोर्स, जो फोर्स लग रहा है वही है। इसको मैं किससे शो कर सकती हूँ, मैंने इसको किसी स्पेसिफिक टर्म से शो कर दिया, उसको मैंने लिख दिया एफ पी। पी क्यों लिखा, क्योंकि ये प्रेशर के इक्वल है। तो यानी कि पर यूनिट एरिया में प्रेशर के कारण जो फोर्स में चेंज हो रहा है उसको मैंने लिख दिया एफ पी इंटू एक्स। इसको कोई इक्वेशन दे दो, चाहे तो दे दो चाहे नहीं। तो इसको मैंने एफ पी एक्स क्यों लिखा, पी लिखने का रीजन था प्रेशर, और एक्स क्यों लिखा, मैं सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रही हूँ, बाद में तीनों एक्सिस की बात कर लेंगे। अब इसको दे दो चाहे तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये हम कब कर रहे हैं, जब बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, यानी कि इसके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर कोई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक किसी भी टाइप का एक्सटर्नल फोर्स अगर एक्ट नहीं कर रहा तब ये होगा। अब मैं क्या मान लेती हूँ कि मैं मान लेती हूँ कोई एक्सटर्नल फोर्स एफ ई, मतलब एक्सटर्नल फोर्स कोई बाह्य बल काम कर रहा है। एक्स एक्सिस की बात कर रही हूँ तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स भी यही ले लिया, यानी कि अब मैंने क्या अज्यूम किया है कि पहले मैंने एक्सटर्नल फोर्सेस तो माने ही नहीं थे, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि अगर एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा हो तब टोटल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, एफ पी प्लस एफ ई। पी प्रेशर के कारण है और ई यहाँ पे एक्सटर्नल बाह्य बल को शो कर रहा है। एक्स किसको शो कर रहा है, मैं सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रही हूँ, इस चीज को शो कर रहा है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, फोर्स मुझे पता है किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन की, पता है ना, द्रव्यमान इंटू त्वरण फोर्स है। तो मैंने क्या किया, इसको आपने इक्वेशन फर्स्ट दे देना, इसको मैं नेक्स्ट पे लिख रही हूँ। फोर्स क्या है, यहाँ पे मास और एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, फोर्स वही होता है तो वो मैंने पुट कर दिया, नेक्स्ट पे कर दिया। तो एफ पी प्लस एफ ई डॉट एक्स किसके है, एम ए के। एम मुझे पता है मास कितना है मेरे पास, रो इंटू ए डी एक्स, तो मैं मास की वैल्यू पुट कर देती हूँ, रो इंटू ए डी एक्स डॉट एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ, डीवी ओवर में dt। अब देखो ये फोर्स था, वो भी कैसा फोर्स था, एक चीज यहाँ पे मिस हो रही है। देखो ये फोर्स कैसा था, फोर्स तो एक्चुअल में ये है, ये फोर्स था df ओवर में dx। ये तो क्या पर यूनिट वॉल्यूम में जितना फोर्स काम कर रहा है वो था। इसका मतलब यहाँ पे मुझे a डॉट dx का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी ये फोर्स बनेगा। अब ये फोर्स बना है क्योंकि ये वाली टर्म तो पर यूनिट वॉल्यूम में शो कर रही है, अगर मैंने वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करा दिया तो ये df(x) के इक्वल आ जाएगा, यानी कि अब ये फोर्स का काम कर रही है। तो
तो इस फोर्स को मैंने एम ए के इक्वल पुट कर दिया। ए डॉट डी एक्स का मल्टीप्लाई क्यों किया ये आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ये पर यूनिट फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम पे है। तो यहाँ पे मैंने ए डॉट डी एक्स लिख दिया, वहाँ पे मेरे से मिस हो गया था इसीलिए मैंने इधर लिख दिया। अब देखो मैं क्या कर सकती हूँ, इस ए डॉट डी एक्स से ये ए डॉट डी एक्स काट सकती हूँ। तो मेरे पास एफ पी प्लस एफ ई एक्स किसके इक्वल है, रो डॉट डी वी, मैं इसको भी डी वी एक्स ले लेती हूँ। डी वी एक्स क्यों लिया, क्योंकि एक्स एक्सेस के लोग बात करी, एक्सेलरेशन को भी मैं ए एक्स लिख देती हूँ, त्वरण को भी। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में मेरे पास एक वैल्यू पड़ी है किसकी, एफ पी एक्स की माइनस डी पी ओवर में डी एक्स। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से मुझे पता है कि मैं इक्वेशन फर्स्ट लिख देती हूँ, ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो ये वैल्यू इसमें पुट करती हूँ। तो माइनस डी पी डी एक्स, ये एक्स जो है इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ ना, इस चीज में कंफ्यूज मत हो जाना कि मैंने ये कैसे लिख दिया, ये एक्स मल्टीप्लाई में नहीं है, ये शो कर रहे हैं कि हम सिर्फ एक्स एक्सेस की बात कर रहे हैं, एक्स अक्ष के अनुदिश की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे एफ एक्स लिख दिया। तो यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगी टर्म, एफ ई इंटू एक्स इक्वल्स टू रो डॉट डी वी एक्स ओवर में डी टी। ये तो अभी एक्स एक्सेस के अलोंग बनी। सिमिलरली मैं वाई के अलोंग बात करूँ तो डी वी वाई ओवर में डी टी, रो तो सेम रहेगा, पानी का घनत्व तो वही है, माइनस का डी पी ओवर में डी एक्स प्लस एफ ई वाई हो जाएगा, ये एक्स भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई में। और मैं जेड एक्सेस की बात करूँ तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वो कितना हो जाएगा, डी पी ओवर में डी जेड माइनस का प्लस एफ ई जेड किसके इक्वल है, रो डी वी जेड ओवर में डी पी के। तो इनको इक्वेशन दे दो सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो अगर मैं इन थर्ड इक्वेशन सेकंड, थर्ड और फोर्थ को कंबाइंड लिखूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ लिख देना बाय इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कंबाइंड फॉर्म में मैं क्या लिख सकती हूँ, मुझे पता है रो कांस्टेंट है तो रो को मैंने बाहर लिख दिया। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ ब्रैकेट में, इस वाली टर्म्स को लिख रही हूँ पहले। तो क्या बना, डी वी एक्स ओवर में डी टी प्लस डी वी वाई ओवर में डी टी प्लस डी वी जेड ओवर में डी टी, वो किसके इक्वल हो जाएगा। अब देखो मेरे पास क्या बन रहा है, पहले ये वाली टर्म्स ले लेते हैं, ये तीनों टर्म। तो मैंने माइनस बाहर लिख दिया, किसके इक्वल आया, डी पी ओवर में डी एक्स, डी पी ओवर में डी वाई, डी पी ओवर में डी जेड। माइनस साइन कॉमन लिया तो ये आ गया। अब प्लस में मेरे पास ये टर्म्स बन रही है, इन फोर्सेस को लिख देती हूँ। तो एफ ई एक्स है, जब एक्स एक्सेस के अलोंग है, मैं तीनों एक्सेस की बात करूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, आई क्या लिख सकती हूँ, प्लस एफ ई जे कैप प्लस एफ ई जेड के कैप, ऐसा लिख सकती हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ वॉल्यूम वेलोसिटी के साथ भी लिख सकती हूँ, आई कैप जे कैप और के कैप। वैसे ही मैं यहाँ पे भी लिख सकती हूँ आई कैप जे कैप और के कैप। मैंने क्या किया, तीनों एक्सेस के अलोंग था इसलिए आई कैप जे कैप के कैप शो कर दिया। इतना तो पता है एक्स एक्सेस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप है, वाई के जे कैप और जेड के कैप, वेक्टर फॉर्म में मैंने शो कर दिया। अब इसको नेक्स्ट पे कर रही मैं, चलिए यही देख लेते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, तो देखो क्या होगा। तो देखो मैं इधर शो करूँगी, देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे लिख रही हूँ वो वाली इक्वेशन रो, फिर मल्टीप्लाई में मेरे पास क्या पड़ा है, डी वी एक्स आई कैप प्लस डी वी वाई जे डी वी वाई ओवर में डी टी जे कैप, यानी कि ये टोटल है। इसको मैं टोटल वी को क्या मान सकती हूँ, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस का वी जेड के कैप मान सकती हूँ। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे डी वी ओवर में डी टी लिख सकती हूँ ना। v यहाँ पे अगर v होगा फिर डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये टर्म बन जाएगी। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, वो किसके इक्वल है। अब अगर आपने डेल ऑपरेटर पढ़ा है तो वो क्या था, डेल ओवर में डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर में डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर में डेल जेड के कैप। तो ये भी कुछ ऐसा बन रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डेल पी
इसके साथ ये डेल ऑपरेटर आपको करवा रखे हैं, इसके साथ अगर आप पी का मल्टीप्लाई करते हो ना डेल पी, तो यही टर्म बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पे माइनस का डेल पी लिख दिया। अब प्लस ये क्या है, फोर्स था, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ ई, सारी डायरेक्शंस का मिला के। तो ये जो इक्वेशन बनी है इसी को बोलते हैं आयलर्स इक्वेशन, यूलर्स इक्वेशन। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रो dv ओवर में dt किसके इक्वल है, एफ डी माइनस डेल पी की। तो ये है आयलर्स इक्वेशन। तो यही था हमारा टॉपिक, सिंपल, बस हमने प्रेशर को निकाला है। क्या किया देख लो, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से फोर्स को प्रेशर इनटू एरिया करके सिंपल कैलकुलेशन करिए, डीएक्स का ऊपर नीचे डिवाइड करा और इसको पर यूनिट वॉल्यूम में फोर्स माना। तो मैंने फोर्स को एम ए के इक्वल होता है, उसके अकॉर्डिंग मैंने एम ए के इक्वल पुट करके यहाँ से वैल्यू फाइंड कर दी थी ये, और फिर मैंने तीनों डायरेक्शन से कंसीडर कर दिया। ये यूलर्स इक्वेशन यहाँ पे होती है कंप्लीट। इसका एक छोटा सा पार्ट है, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।